आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मनीषा ऐप के कारण 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए जब कैमरे के सामने आई नीट पेपर लीक की मास्टरमाइंड। भारत बिजली की रफ्तार से बना सकता है परमाणु हथियार, पाकिस्तान कहां है। हॉर्मुज स्ट्रेट से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तक ईरान और अमेरिका के बीच किन मुद्दों पर हुई बात। चीन पर ट्रंप के नरम होते रुख को लेकर उनके समर्थकों का क्या कहना है। चीन की हेकड़ी और ट्रंप की धमकी पर भड़के ताइवान के राष्ट्रपति। मॉस्को में यूक्रेन का ड्रोन हमला, 3 लोगों की मौत। यूएई पर बड़े ड्रोन अटैक के बाद लगी भीषण आग। चिप को लेकर टाटा एएसएमएल के बीच बड़ी डील, पीएम मोदी के नीदरलैंड पहुंचते ही हुए कई समझौते। विजय से जलते हैं रजनीकांत, हर सवाल का दिया जवाब। और कौन है महंगे खिलाड़ियों में से एक, मथीशा परिधाना। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली कोर्ट के बाहर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरी शिक्षा प्रणाली के चेहरे पर ही कालिक पोत दी। कोर्ट से 14 दिन की सीबीआई कस्टडी मिलने के बाद जब जांच एजेंसी मनीषा मंडारे को बाहर लेकर निकली तो कई मीडिया चैनलों ने उन्हें रोक लिया और लाइव भी करने लगे। कभी लाखों बच्चों का भविष्य तय करने वाली एनटीए की यह सब्जेक्ट एक्सपर्ट आज कानून के शिकंजे में कैमरे के सामने पूरी तरह सिर झुकाए खड़ी थी। रिपोर्टर ने जब उससे तीखे सवाल पूछे तो मनीषा जी, आपके कारण 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं, क्या आपको उन गरीब माँ बाप का ख्याल नहीं आया जो पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे तीखे सवालों पर मनीषा ने एक शब्द नहीं बोला, वह नजरें चुराती रही और चुपचाप पुलिस के साथ आगे बढ़ गई। उसकी यह खामोशी उन लाखों बेगुनाह छात्रों के आंसुओं का सबसे बड़ा जवाब थी। भारत ने जब से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, पाकिस्तान के साथ संघर्ष का खतरा काफी बढ़ गया है। मई 2025 में दोनों देश 4 दिनों तक एक छोटे संघर्ष में फंस भी चुके हैं। पाकिस्तान के नेता और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद परमाणु धमकियों की स्पीड काफी बढ़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया है कि पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर क्या ताजा अपडेट है, उसे जानना जरूरी हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के पास आज लगभग बराबर परमाणु हथियार है। अनुमान है कि भारत के पास लगभग 172 और पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु वॉरहेड है। फिर भी इस संख्यात्मक समानता के पीछे बहुत अलग सिद्धांत और डिलीवरी सिस्टम छिपे हैं। दोनों देशों की न्यूक्लियर नीति, उसे चलाने के तरीके बिल्कुल अलग अलग है। भारत की नीति पहले इस्तेमाल न करने की रही है, यानी भारत की नीति विश्वसनीय और स्पष्ट है, जबकि पाकिस्तान ने इस नीति को अस्वीकार कर दिया। ईरान अमेरिका रिश्ते पिछले कई दशकों के सबसे जटिल गतिरोध में फंसे हुए हैं। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले शुरू होने और नाजुक युद्ध विराम लागू होने के 10 हफ्तों बाद भी दोनों पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। प्रस्तावों और जवाबी प्रस्तावों के इस दौर में 5 बड़े मुद्दे अब भी ईरान और अमेरिका के बीच असहमति की मुख्य वजह बने हुए हैं। इसमें से यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम, ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार का भविष्य, हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण और यातायात की पूरी बहाली क्षेत्र में ईरान समर्थित समूहों की गतिविधियां और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया था। साल 2016 की बात है। डोनाल्ड ट्रंप इंडियाना में एक चुनावी रैली के दौरान जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने एक बात बहुत साफ लफ्जों में कही, चीन अमेरिका का मुख्य आर्थिक प्रतिद्वंदी है। फोर्ट वेन में उन्होंने भीड़ से कहा, हम चीन को अपने देश का बलात्कार करते रहने की इजाजत नहीं दे सकते, हमारे पास भी कार्ड है, इसे मत भूलो। ट्रंप की चीन विरोधी बयानबाजी में कोई कमी नहीं आई। यह एक दशक तक उनकी रैलियों, 2024 के चुनावी अभियान और दूसरे कार्यकाल तक लगातार जारी रही। ट्रंप अपने उन सहयोगियों के साथ दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचे जो चीन विरोधी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसमें है विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो। ये सब बातें इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में चीन दौरे से लौटे हैं और उन्होंने चीन के दिए हुए सारे तोहफे भी वहीं कूड़े में फेंक दिए थे।
दुनिया के नक्शे पर ताइवान छोटा जरूर है, लेकिन इसे लेकर दुनिया की राजनीति अक्सर गर्म रहती है। चीन लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है, वहीं ताइवान खुद को अलग पहचान वाला देश मानता है। अब इसी तनाव के बीच ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि ताइवान बीजिंग के अधीन नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, ताइवान की आजादी का सीधा मतलब यही है कि हमारा देश ना तो चीन का हिस्सा है और ना ही उसके नीचे काम करता है। लाई चिंग-ते ने साफ किया है कि ताइवान का भविष्य सिर्फ और सिर्फ वहां के लोग तय करेंगे, कोई बाहरी देश नहीं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए थे। वहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस बैठक के बाद ताइवान में चर्चा तेज हो गई थी कि कहीं अमेरिका का रुख बदल तो नहीं रहा। इसकी वजह ट्रंप का एक बयान भी था। चीन दौरे के बाद उन्होंने कहा था कि अमेरिका ऐसा माहौल नहीं चाहता जिसमें कोई सिर्फ अमेरिका समर्थन के भरोसे आजादी की बात करने लगे। रूस में यूक्रेन की ओर से ड्रोन हमले हुए हैं। मॉस्को में इन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मॉस्को तेल रिफाइनरी के पास ड्रोन हमले हुए, जिसमें 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि हमले से रिफाइनरी प्लांट की तकनीकी व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा है। इस बीच रूस ने भी यूक्रेन पर 1500 से ज्यादा ड्रोन दागकर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुद हमले की जानकारी दी थी। ड्रोन हमलों के साथ साथ रूस ने कई मिसाइलें भी दागी। रूस का मुख्य निशाना यूक्रेन की हवाई सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करना, बिजली ढांचे को तबाह करना और राजनीतिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाना माना गया था। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे लगता है कि यूक्रेन की लड़ाई अब अंत की ओर बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद हमले जारी है। संयुक्त अरब अमीरात के अल अफ्रा क्षेत्र में स्थित बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी इलाके में रविवार 17 मई को एक ड्रोन हमले की वजह से बिजली जनरेटर में आग लगने की घटना सामने आई है। अबू धाबी मीडिया ऑफिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल्स पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा है। इस घटना की जानकारी अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने रविवार 17 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके दी। पोस्ट में कहा गया है कि अबू धाबी के अधिकारियों ने अल थफरा क्षेत्र में स्थित बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के इंटरनल पेरीमीटर के बाहर बिजली जनरेटर में लगी आग की घटना पर तुरंत कार्रवाई की है। यह आग एक ड्रोन हमले के कारण लगी थी। इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल्स पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि सभी एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं और जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी आगे के अपडेट जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश यात्रा पर हैं। इस दौरान वह शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर यूरोपीय देश नीदरलैंड पहुंचे। पहले दिन भारत ने नीदरलैंड के साथ करीब कई समझौते किए। इसमें सबसे बड़ा समझौता सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ा है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डच कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में हुआ। दोनों नेताओं ने गुजरात के धोलेरा में स्थापित होने वाले भारत के पहले फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML की साझेदारी का स्वागत किया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत का पहला सेमीकंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रही है। फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिलनाडु के नए CM सी जोसेफ विजय से प्रतिस्पर्धा की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि विजय को तमिलनाडु का CM बनने से रोकने के लिए DMK और AIADMK की कथित बातचीत में वो शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस बारे में आ रही खबरों से उन्हें गहरी चोट पहुंची है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन से मुलाकात को लेकर किए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री से उनकी दोस्ती राजनीति से परे है। उन्हें विजय से ना तो जलन है और ना ही वे उनकी राजनीतिक विरोधी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से अपनी प्रतिस्पर्धा की बातें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रजनीकांत ने रविवार को चेन्नई के पॉइश गार्डन स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने घरेलू मैदान पर गुजरात टाइटंस को 29 रनों से भले ही मात दे दी हो, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही टीम केकेआर को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के गेंदबाज मथीशा पथिराना मैच में महज 8 गेंद फेंक पाए और उन्हें बाहर होना पड़ा। केकेआर ने श्रीलंका के इस गेंदबाज को 18 करोड़ रुपए में खरीदा था। मथीशा पथिराना ने बहुत तेजी से खुद को विश्व क्रिकेट में सबसे अनोखे टी20 गेंदबाजों में से एक के तौर पर स्थापित किया है। वह महज 23 साल की उम्र में 100 से ज्यादा टी20 मैच खेल चुके हैं और उन्हें क्रिकेट के इस फॉर्मेट में स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। अक्सर श्रीलंकाई गेंदबाज लसिथ मलिंगा की तेज गेंदबाजी के स्टाइल से जोड़े जाने वाले परिथाना का स्लिंगी लो आर्म एक्शन उन्हें एक ऐसा गेंदबाज बनाता है जिनको खेलना मुश्किल होता है।